सोचिए, इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं और हर गांव की अपनी एक दुनिया है। यहाँ सिर्फ पानी, बिजली, सड़कें ही नहीं हैं, बल्कि जमीनी रिकॉर्ड्स, झगड़े सुलझाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आज हम एक कहानी के जरिए इसी सिस्टम की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है मोहन से। एक आम सा किसान है और उसकी दुनिया ना एक सुबह पूरी तरह हिल जाती है जब वो देखता है कि उसके खेत की जो मेड़ है वो कुछ फुट खिसक गई है। अब देखिए, ये सिर्फ मिट्टी का खिसकना नहीं था, नहीं, ये तो गांव की सत्ता को चुनौती देने की पहली सीढ़ी थी। जमीन का ये छोटा सा झगड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाला था। सवाल ये कि गांव में जब कुछ गलत होता है तो असली पावर आखिर किसके हाथ में होती है। तो चलिए मोहन के साथ इस सफर पर चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ ये कि जब मोहन ने रघु से इस बारे में बात की तो बात बहस से शुरू हुई और हाथापाई तक जा पहुंची। रघु ने न सिर्फ मोहन को पीटा बल्कि एक तरह से धमकी भी दे दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्यों? क्योंकि उसके चाचा गांव के सरपंच थे। अब मोहन बेचारा एक दुविधा में फंस गया था। कुछ पड़ोसियों ने तो हिम्मत दी, कहा कि भाई पुलिस के पास जाओ, लेकिन कुछ लोग डरा भी रहे थे, कह रहे थे कि अरे पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होगा, कुछ नहीं होने वाला। सोचिए, सरपंच के रसूख के आगे पुलिस उसकी सुनेगी भी या नहीं? यही एक सवाल था जो मोहन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। डर था, शक भी था, लेकिन इन सब के बावजूद मोहन ने फैसला किया कि वो न्याय के लिए लड़ेगा। वो कुछ हिम्मत वाले पड़ोसियों को साथ लेकर सीधा पहुंच गया उस जगह जहां से कानून का राज शुरू होता है, यानी कि पुलिस स्टेशन। लेकिन यहां भी एक पेंच था। कानून का भी अपना एक दायरा होता है ना। एक पड़ोसी ने कहा कि चलो शहर के बड़े थाने चलते हैं, पर मोहन को यह बात पता थी कि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक फिक्स एरिया होता है जिसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं, और मामला सिर्फ और सिर्फ वहीं दर्ज हो सकता है जहां घटना हुई हो। और जैसे ही वो लोग स्टेशन पहुंचे, मोहन का जो डर था वो सच होता हुआ दिखा। वहां के एसएचओ ने उसकी शिकायत को एकदम मामूली बताकर टाल दिया। लेकिन जब मोहन के साथ आए पड़ोसियों ने एक साथ मजबूती से अपनी आवाज उठाई, गवाही दी, तो उस अफसर को झुकना ही पड़ा। ये दिखाता है कि एकता में सच में कितनी ताकत होती है। तो चलो, एफआईआर तो दर्ज हो गई, पर यह लड़ाई सिर्फ मारपीट की नहीं थी। असली लड़ाई तो जमीन के हक की थी, और इस लड़ाई का फैसला पुलिस की लाठी से नहीं बल्कि सरकारी कागजों पर चली स्याही से होना था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मोहन ये साबित कैसे करेगा कि जमीन उसी की है? इसका जवाब गांव के एक ऐसे ऑफिसर के पास था जिसके बही खातों में आप कह सकते हैं कि पूरे गांव की जमीन का इतिहास लिखा हुआ था। और वो अधिकारी है पटवारी। अब अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, कानूनगो या ग्राम अधिकारी भी कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, पर काम सबका एक ही है, जमीन को मापना और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब मोहन के लिए न्याय की चाबी इसी पटवारी के पास थी। तो पटवारी का काम सिर्फ जमीन नापना नहीं है, नहीं, वो तो गांव का एक चलता फिरता रिकॉर्ड रूम है, समझिए। नक्शे अपडेट करना, किसानों से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना, सरकार को बताना कि कौन सी फसलें उगी हैं, ये सब उसके काम है। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार और किसानों के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। अब पटवारी के पास ना 2 मेन हथियार होते हैं। एक होता है नक्शा, जो ये दिखाता है कि कौन सी जमीन कहां पर है, और दूसरा होता है एक रजिस्टर जिसे खसरा कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि उस जमीन का मालिक कौन है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो सच अपने आप सामने आ जाता है। और ये देखिए, यही है वो सबूत जिसकी मोहन को तलाश थी। ये जो खसरा रिकॉर्ड है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहन की जमीन कितनी है और रघु की कितनी। अब बस एक ही काम बचा था, पटवारी को मौके पर आकर जमीन नापनी थी और इस रिकॉर्ड से मैच करना था। अच्छा, तो क्या पटवारी अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो चाहे कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर भी ऑफिसर्स की एक पूरी चेन होती है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो। देखिए, पटवारी के ऊपर होते हैं तहसीलदार। उनका काम पटवारियों को सुपरवाइज करना और झगड़ों की सुनवाई करना होता है। फिर तहसीलदार के ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो पूरे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। तो ये एक तरह की सीढ़ी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जवाबदेही तय करती है। तो ठीक है, हमने जमीन के रिकॉर्ड और अधिकारियों के सिस्टम को तो समझ लिया,
पर जमीन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज नहीं है ना, ये सामाजिक पावर का भी एक सिंबल है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक कानून ने इस पावर के पूरे इक्वेशन को ही बदल कर रख दिया। ये पंक्तियां उस दर्द को बयां करती हैं जो सदियों से बेटियों ने सहा है। सुनिए, पिता के घर में हिस्से की उम्मीद करना, मुझे सच में अपनी एक जगह चाहिए, रेशम और सोने का दहेज नहीं। एक समय था जब बेटियों को पिता की संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन फिर आया साल 2005 और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। ये था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, और इसने सब कुछ बदल दिया। जैसा आप देख सकते हैं, इस कानून के बाद अब बेटियां भी बेटों की तरह ही पिता की जमीन में बराबर की हकदार बन गईं। सोचिए, सुधा जैसी लाखों लड़कियों के लिए ये कानून एक नई सुबह की तरह था। अब वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं, बल्कि अपने पिता की जमीन में बराबर की हिस्सेदार थी। ये कानून सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं देता, ये आत्मसम्मान देता है, आर्थिक आजादी की गारंटी देता है। तो हमने मोहन की कहानी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखा और सुधा की कहानी में एक प्रोग्रेसिव कानून को। लेकिन सवाल आखिर में एक ही बचता है, क्या जो न्याय कागज पर लिखा है वो हकीकत में भी सबको मिलता है? कानून बना देना और उससे जमीन पर सही तरीके से लागू करना, इन दोनों के बीच जो फासला है उससे भरना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। इस बारे में सोचने की जरूरत है।